मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हम लोग अध्ययन कर रहे थे असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। देखो, असहयोग आंदोलन को अकस्मात गांधी जी को बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा, कारण बता सकते हो? कल मैंने पढ़ाया था, चौरी चौरा की घटना हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी को हुई थी 1922 में। कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा। चौरा बाद में लगाना है, पहले फीमेल, फर्स्ट फीमेल, फिर मेल बाद में है। मेल बाद में लेना है, चौरी पहले है, चौरा बाद में है। ठीक है, फीमेल फर्स्ट, मेल बाद में। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ता है। और इसकी घोषणा कहाँ से करते हैं? असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कहाँ से करते हैं? कौन से स्थान से करते हैं? गुजरात के बारदोली से। गुजरात के बारदोली से एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाते हैं। कहाँ पर? बारदोली में। ये है बारदोली, गुजरात में। ठीक है, तो बारदोली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाते हैं। और तारीख कौन सी होती है? 12 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन हो जाता है बंद। तो असहयोग आंदोलन जब बंद हो गया तो इसके बाद कुछ सिनेरियो हिंदुस्तान में कुछ अलग देखने को मिलता है। भाई, प्रतिक्रिया आई थी बहुत सारी, जैसे कि डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और इसके अलावा लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि किसी एक क्षेत्र के जो है गलती के कारण पूरे संपूर्ण देश को सजा देना कहाँ का जो है न्याय है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? ये किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। जब लोगों का उफान आंदोलन के प्रति एकदम बिल्कुल उनके जज्बा में भरा हुआ था, दिलों में जज्बा भरा हुआ था, उस दौरान जो है आंदोलन को स्थगित कर देना ये किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। तो अभी जोश और ज्वाला भरी हुई थी लोगों के अंदर, तो इसलिए जो है अभी इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं थी असहयोग आंदोलन। तो इसी दौरान हम देखते हैं यहाँ पर 2 गतिविधियाँ आप देखने को पाओगे। पहली बात तो अभी ये आंदोलन पूर्णतः स्थगित थोड़े नहीं हुआ था। भाई, गांधी जी ने इसको स्थगित तो कर दिया था, लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद में अभी एक बीज इसके पहले बोया गया था। बीज कौन सा बोया गया था? जो है कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि असहयोग पूरी तरीके से नहीं करना है, हमें जो है चुनावों में जा करके और वहाँ अंदर से असहयोग करना है। अंदर से असहयोग करना है। एक जो है जिसमें आपका CR दास जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे, मोतीलाल नेहरू जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। तो इन लोगों ने, कांग्रेस के ऐसे लोग थे जो पूरी तरीके से असहयोग नहीं करना चाहते थे, चुनाव में जा करके फिर सरकार का उसके अंदर विरोध करना चाहते थे। तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर ही जो है विभाजन देखने को मिलती है। ठीक है, असहयोग आंदोलन बंद तो जरूर हो गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी ये आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन चलता हुआ दिखाई देता है। और कांग्रेस के अंदर जो है 2 दल उस स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलते हैं। एक तो आपका परिवर्तनवादी दल और एक होते हैं अपरिवर्तनवादी। एक होते हैं अपरिवर्तनवादी। ठीक है, ये चेंजर कहलाते हैं, ये चेंजर होते हैं, और ये होते हैं नो चेंजर। ये होते हैं नो चेंजर, जो परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इससे पहले एक घटना और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी इसके साथ जब असहयोग आंदोलन चला था, उसके पहले उसकी पूर्ववर्ती कौन सी आंदोलन थी जो गांधी जी के समय शुरू हुई थी? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? अली बंधु। कौन थे? अली बंधु। ठीक, और ये किस वजह से शुरू किया गया था? खलीफा के पद को बचाने के लिए। खलीफा के पद को बचाने के लिए। खलीफा कहाँ पर था? तुर्की में। खलीफा कहाँ पर था? तुर्की में। तुर्की विश्व युद्ध में इंग्लैंड से हार गया था, जर्मनी की हार हुई थी, तुर्की भी जर्मनी के सहयोग में था, तो इसकी भी हार हुई थी। और यहाँ पर जो है
तुर्की में खलीफा का पद जो है समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है और अपमान की जाती है तुर्की में, मतलब खलीफा का। तो इसलिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलता है। गांधी जी इसके साथ में आ जाते हैं, खिलाफत आंदोलन के साथ में, और बल्कि उनको अध्यक्ष भी बनाया जाता है, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया, दोनों समानांतर चलते हैं लगभग। इसके बाद ही अगर आपको सीक्वेंस लगाने के लिए आए तो खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है ना, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ही जो है जन्मदाता थी किसकी? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन का जन्म कहाँ होता है? खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत ही जन्म होता है। तो खिलाफत आंदोलन अब जब जो है असहयोग आंदोलन खत्म हो गया और वो एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन था, तो खिलाफत आंदोलन भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसके पीछे 3 कारण थे खिलाफत आंदोलन के खत्म होने के। सबसे पहला कारण तो था कि तुर्की में जो जिसके लिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तुर्की में जो है वहाँ पर एक कमाल पाशा नामक एक व्यक्ति आता है, कमाल पाशा, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय जब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें देखा जाएगा, हालांकि यह नाम ध्यान रखो, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसका नाम था पूरा मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में जो है आपका नवंबर 1922 में, कब? नवंबर 1922 में तुर्की में जो है इसने वहाँ के सुल्तान को जो है पद से हटा दिया। कहाँ के? तुर्की के। जो तुर्की का सुल्तान था, ये आप नक्शे में समझ सकते हो, जो ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका पूरा जो है ये वाला हिस्सा तुर्की है, ये आपका अरब प्रायद्वीप है, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य, इसको क्या कहा जाता था? ऑटोमन साम्राज्य। तो इस ऑटोमन साम्राज्य में तुर्की में अभी सत्ता परिवर्तन हो जाती है। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन, जो सुल्तान था इस समय, सुल्तान ही क्या कहलाता था? खलीफा। सुल्तान ही अपने आप जो खलीफा था वही सुल्तान बना बैठा था अभी ये। तो कमाल पाशा के नेतृत्व, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, यानी वहाँ पर सुल्तान को हटा दिया जाता है तुर्की में, और शासक कौन बनता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो ये घटना कब की है? नवंबर 1922 की। इसके बाद में वो कहता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 में कहता है कि सुल्तान को तो हटा ही दिया, अब खलीफा पद को भी हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो खलीफा पद भी क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। तो 1924 में खलीफा पद खत्म, तो भारत में खिलाफत आंदोलन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। खिलाफत आंदोलन खलीफा को बचाने के लिए चलाया जा रहा था, लेकिन जिसके लिए वो लड़ रहे थे वही पद ही खत्म कर दिया। और किसने खत्म किया? किसी मुस्लिम शासक ने खत्म किया, कमाल पाशा ने। अंग्रेजों ने खत्म किया होता तब तो लड़ाई लड़ी जाती, लेकिन जब वहाँ के शासक ने ही और तुर्की की जनता ने ही सपोर्ट किया कमाल पाशा का, और वहाँ पर खलीफा का पद खत्म, तो भारत में खिलाफत आंदोलन भी 1924 में पूर्णतया खत्म हो जाता है। इसलिए हमने जब खिलाफत आंदोलन पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था 1919 से लेकर 1924 तक चला, ठीक। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में सबसे लंबा कौन सा आंदोलन चला? तो खिलाफत आंदोलन। शुरू पहले हुआ था और अंत भी इसका बाद में हुआ। और दूसरी बात यहाँ पर अब जो है, चूंकि कांग्रेस असहयोग आंदोलन के समर्थन में थी, असहयोग आंदोलन चला रही थी, तो असहयोग आंदोलन भी खत्म हो गया, तो खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। जो शौकत अली और जो अली बंधु थे वो असहयोग आंदोलन में अपना धीरे धीरे शिफ्ट हो गए थे, तो खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और इसी दौरान 1924 तक, अभी तक यहाँ हमने लीग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा ना, मुस्लिम लीग 1916 के बाद में हम लोग देखते हैं इसका काम थोड़ा सा बंद सा हो जाता है। 1916 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस और लीग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। तो अब यहाँ पर लीग थोड़ा सा लीग से हट गई थी, लीग मतलब थोड़ा लीग से हट गई थी। लेकिन 1924 में जैसे ही खिलाफत आंदोलन खत्म हुआ, भाई इसके बाद 1919 में जो है मुसलमानों का एक नया संगठन बन गया था, खिलाफत कमेटी। ये भी तो मुसलमानों की ही कमेटी थी। तो खिलाफत कमेटी जब बन गई तो यहाँ पर जो है लीग नेपथ्य में चली जाती है, पीछे चली जाती है, और खिलाफत उभर करके सामने आती है मुसलमानों के जो है संरक्षण में। और गांधी जी जैसे लोग, कांग्रेसी लोगों ने इसको सपोर्ट किया। लेकिन जो है जब 24 में खिलाफत खत्म तो फिर से लीग सामने आती है, फिर से मुस्लिम लीग 24 से शुरू हो जाती है, ठीक। तो इसके बाद देखेंगे कि ये बढ़ चढ़ करके जो है चुनावों में भाग लेगी और आगे इतिहास दूसरा होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये तो सिनेरियो हमने खिलाफत के बारे में बताया कि पहला हमारा टॉपिक जो इसके बाद असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद जो पहला एक टॉपिक हमारा रहता है वो क्या है? खिलाफत आंदोलन की समाप्ति। तो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कब हुई? 1924 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया और भारत में असहयोग आंदोलन भी खत्म हो चुका था, ठीक। और धीरे धीरे नेता वगैरह सब क्या कर लिए गए थे? गिरफ्तार किए जाने लगे थे, ठीक।
तो गांधी जी ने तभी तो 1 फरवरी 1922 को रीडिंग को एक पत्र लिखा था। किसको लिखा था? रीडिंग को, कि हमारे राजनीतिक नेताओं को क्या कर दो, छोड़ दो, नहीं तो बारदोली से हम क्या शुरू करने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। लगान विरोधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन बारदोली से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन 5 फरवरी को घटना हो गई चौरी चौरा की, तो इस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को खत्म करना पड़ा। तो ये पहला हमारा जो टॉपिक था खिलाफत आंदोलन की, यहाँ पर हमने समाप्ति की, जो कि 1919 से शुरू हुआ था और 1924 में जो है तुर्की साम्राज्य ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो खलीफा पद था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसकी वजह से भारत में भी क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो और लेकिन इसके अलावा जो है भारत में जो है जो परिवर्तनवादी थे, जो अभी हम पढ़ रहे थे परिवर्तनवादी के बारे में, तो परिवर्तनवादी कांग्रेस के अंदर अभी 2 गुट निकल करके आते हैं। 2 गुट निकल करके आते हैं। लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था ना। कब हुआ था? 1920 में, सितंबर 1920 में हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। तो वहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन को लेकर के 2 मत बने थे ना, जिसमें आपका जो है CR दास और जो है मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने चुनाव को लेकर के जो है अपना वो दिखाया था कि हम चुनाव में भाग लेंगे, बल्कि चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, चुनावों में भाग लेंगे और भाग लेकर के जब हम चुन करके आएंगे तो फिर असेंबली में जाकर बैठेंगे और असेंबली में बैठेंगे, फिर वहाँ से क्या करेंगे, इनका सरकार की योजनाओं का, जो सरकार हमारे खिलाफ नीतियाँ बनाएंगी उनका हम विरोध करेंगे। तो वो भी अपने जगह अच्छी थी, बातें उनकी अच्छी थी। तो ये चुनाव किस वजह से हो रहे हैं, यहाँ भी प्रश्न बनता है। जो चुनाव हो रहे हैं ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत होने वाले हैं? एक अधिनियम आया था 1919 का, 1919 का अधिनियम आया था। उसमें 2 मुख्य चेंज किए गए थे ना। पहला तो ये किया गया था, प्रांतों में क्या लागू किया गया था, द्वैध शासन लागू किया गया था, और दूसरा केंद्रीय असेंबली में सीटों को बढ़ाया गया था। जिस तरीके से केंद्रीय असेंबली, आज की जो संसद भवन है उसको केंद्रीय असेंबली कहते हैं, ऐसे रिलेट करके पढ़ो। आज की जो संसद भवन है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, 2 सदन है, ऐसे ही वहां पर उच्च सदन और निम्न सदन थी, जिनको केंद्रीय असेंबली कहा गया। जिनको क्या कहा गया? केंद्रीय असेंबली। और जो प्रांतीय शासन थी, जैसे आज की विधानसभाएं हैं, ऐसे ही प्रांतीय शासन हुआ करती थी। तो प्रांतीय शासन में जो है द्वैध शासन लागू किया गया। एक जो है आरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था। आरक्षित विषय समझ लो एक तरीके से अंग्रेजों के हाथ में था। उसमें गवर्नर और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव्स, जो उनके प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते थे, उनके माध्यम से संचालित होती थी। और दूसरी 2 हस्तांतरित विषय थे, वो उनमें जो है गवर्नर के साथ साथ में जो चुने हुए भारतीय सदस्य या कोई भी सदस्य जो चुनकर जाते थे, वो उस पर कानून बनाते थे। तो वो प्रांत की बात हो गई, जिसको क्या कहा गया? द्वैध शासन। और केंद्र में क्या व्यवस्था लागू की गई थी? विधायिका को बढ़ा दिया गया था और उच्च सदन और निम्न सदन, 2 सदन जो है निर्धारित किए गए थे, जिसमें जो निम्न सदन थी उसमें ज़्यादातर जो है चुनाव के माध्यम से भरे जाने वाले थे। और चुनाव होना था नवंबर 1920 में। चुनाव होना था नवंबर 1920 में होना था, ठीक है, 23 में होना था, नवंबर 1920 में नहीं, 23 में चुनाव होना था, नवंबर 1923 में। तो चुनाव नवंबर 1923 में होगा। इसी बात को लेकर के जो स्वराज, जो इसमें मतलब कांग्रेस के अंदर जो चित्तरंजन दास थे और कौन थे, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने जो है कहा कि हम लोग चुनाव में भाग लेंगे। तो ऐसे करके कांग्रेस जो है 2 गुट में अब विभाजित हो जाती है, 2 गुट में विभाजित हो जाती है। तो जो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो कहलाते हैं परिवर्तनवादी। वो क्या कहलाते हैं? परिवर्तनवादी। उनको चेंजर कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? चेंजर। तो ये परिवर्तनवादी हैं ऐसे लोग जो चुनाव में मतलब केंद्रीय असेंबली और प्रांतीय चुनाव में भाग ले करके और वहाँ से निर्वाचित होकर के सदन में जा करके अंग्रेजों का क्या करने वाले हैं? विरोध करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया चेंजर, परिवर्तनवादी। प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो परिवर्तनवादी में 2 मुख्य लोगों का नाम आता है। एक तो आता है CR दास। एक किसका नाम आता है? CR दास। और दूसरा नाम आता है आपका मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू का नाम आता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू का नाम प्रमुख रूप से आता है। और ऐसे लीडर्स जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, अर्थात वो कहते थे जिस तरीके से जो है कानून वो पारित किया गया है कि जो है हम असहयोग करेंगे, असहयोग आंदोलन को जिस तरीके से हम लोग पारित करवाए हैं वो पूरी तरीके से असहयोग हम करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, चुनाव में भी नहीं भाग लेंगे। तो ऐसे लोग कहलाते हैं अपरिवर्तनवादी। अब इसके अंतर्गत जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अंदर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी जो आपके सब प्रथम भारत के क्या होते हैं, भारतीय वायसराय। भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति जो वायसराय होता है वो कौन होता है, राजगोपालाचारी होते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी और इसके अलावा भी कई तमाम नेता थे। तो ये सब क्या कहलाते हैं, परिवर्तनवादी। ये सब क्या कहलाते हैं, परिवर्तनवादी। जो वो अपरिवर्तनवादी, नॉन चेंजर, नो चेंजर, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि चुनाव में हम क्या करें, भाग लें। तो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कांग्रेस में दो विभाजन हमको देखने को मिलता है, ठीक। और ये होता है दिसंबर 1922 में गया का सम्मेलन होता है। दिसंबर 1922 में क्या होता है, गया का सम्मेलन होता है। इसमें सीआर दास स्वयं क्या थे, अध्यक्ष थे। सीआर दास जो है अध्यक्ष थे दिसंबर 1922 के गया सम्मेलन में। गया जो कि आपका कहाँ है, बिहार में है। गया कहाँ है, बिहार में। तो बिहार में सम्मेलन होता है गया में दिसंबर 1922 में। ये है आपका जो है बिहार, यहाँ पर क्या है, गया, ठीक। और सीआर दास यहाँ क्या करते हैं, अध्यक्षता। सीआर दास स्वयं अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो अपरिवर्तनवादी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इन लोगों ने जो है एक प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग जो है चुनाव का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया, यानी चुनाव में हम नहीं भाग लेंगे। ये प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। तो ये प्रस्ताव जब पारित हो गया तो सीआर दास ये जो है कांग्रेस से मतलब अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस में ये थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सीआर दास, गया अधिवेशन की। तो यह भी याद रखना है, गया अधिवेशन जो दिसंबर 1922 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सीआर दास ने। और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव एक पारित करवाया कांग्रेस के अपरिवर्तनवादियों ने। किसने, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, अर्थात पूरी तरीके से असहयोग करना चाहते थे मतलब सरकार का। तो उन लोगों ने गया के इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कराया कि हम लोग चुनाव नहीं चाहते हैं, हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। सरकार का पूरा जो 1919 का अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत नवंबर 1923 में चुनाव होने वाले थे, उस चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे। तो ये प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी। तो ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो सीआर दास गुस्से में अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं इलाहाबाद। कहाँ चले जाते हैं, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद चले जाते हैं, ठीक। और इलाहाबाद में इनके समर्थक साथ में पहुंचते हैं। इलाहाबाद में इनके समर्थक साथ में पहुंचते हैं मार्च 1923 में। कब पहुंचते हैं, मार्च 1923 में इलाहाबाद में एक बैठक करते हैं। मार्च 1923 में इलाहाबाद में एक बैठक करते हैं और यहाँ पर इन्होंने एक दल गठित किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था, स्वराज पार्टी। जो इस दल का नाम था स्वराज पार्टी। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस के भीतर ही एक नया दल बनकर के आ गया। कौन सा दल, स्वराज पार्टी, ठीक। तो स्वराज पार्टी, प्रश्न बनेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की। तो किसने की, सीआर दास ने की। किसने की, सीआर दास ने की। कहाँ की, इलाहाबाद में की। कब की, मार्च 1923 में की। मार्च 1923 में की। और स्वयं क्या बने, इस पार्टी का अध्यक्ष बने। स्वयं जो है इस पार्टी का क्या बन गए, अध्यक्ष बने। और मोतीलाल नेहरू को इसका महासचिव बनाया। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, जो स्वराज पार्टी थी उसके महासचिव कौन बनते हैं, मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या बनते हैं, महासचिव। और स्वयं क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष। इसकी स्थापना कहाँ होती है, इलाहाबाद में। तो इस तरीके से ये जो है स्वराज पार्टी का गठन हो गया। इसके बाद में जो है ये इनमें जो है फूट पड़ जाती है। अब जो है थोड़ा सा मनमुटाव सा हो जाता है, किसमें, कांग्रेस के भीतर। और उधर गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, 10 मार्च 1922 को। और 18 मार्च 1922 को उनको जो है सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है। और वो जेल हो गए थे और जेल 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। और कौन से जेल में गए थे, पुणे के येरवदा जेल में। पुणे के कौन से जेल में, येरवदा जेल में। याद रखना भाई, येरवदा, पुणे के येरवदा जेल में गिरफ्तार होकर के 18 मार्च 1922 को जेल भेज दिया जाता है। इनको सजा हो जाती है 6 वर्ष की, ठीक है। और कौन सजा सुनाता है, ब्रूमफील्ड। कौन सजा सुनाता है, ब्रूमफील्ड। जो सेशन जज होता है ब्रूमफील्ड, वो सजा सुनाता है। 6 वर्ष की सजा होती है। लेकिन ये जो है स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिए जाते हैं। तो 5 फरवरी का डेट याद नहीं, कैसे याद होगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा और 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा कर दिए जाते हैं, ठीक। हालांकि डेट
नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि किस तारीख में गांधी जी छूटे थे असहयोग आंदोलन के दौरान, तो 5 फरवरी 1924 को यरवदा जैसे छूट। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस में भाई जो बाकी लीडर गिरफ्तार किए गए थे, नेहरू जी वगैरह, इन सबको तो छोड़ दिया था। मकसद तो था बड़े लीडर को पकड़ करके डालना ना, तो गांधी जी पकड़ में आ गए थे, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण जो लीडर्स थे, उनके समर्थक थे, उनमें जो है एक मनमुटाव सा हो गया था। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो कांग्रेस में यहाँ पर अब चूंकि कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण लीडर गिरफ्तार हो जाता है, तो कांग्रेस को संभालने के लिए दिक्कत होती है। तो कांग्रेस में अब जो है 2 गुट बन जाते हैं। कौन से? परिवर्तनवादियों का और अपरिवर्तनवादी। उधर देखा था सूरत विभाजन में 1907 में कांग्रेस 2 गुटों में बटी थी, गर्म दल और नरम दल में, और यहाँ पर परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। तो जब इस बट गया तो इसमें फिर क्या हुआ, एक आनन फानन में अधिवेशन बुलाया गया 1923 में, सितंबर 1923 में एक अधिवेशन बुलाया जाता है, सितंबर 1923 में दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में एक अधिवेशन होता है सितंबर 1923 में, ठीक है। यहाँ पर किसकी? कांग्रेस की विशेष अधिवेशन। देखो विशेष अधिवेशन अगर दिसंबर में नहीं हो रहा है तो अधिवेशन कैसा होगा? विशेष, क्योंकि दिसंबर में ही अधिवेशन होते थे वार्षिक, और पहले हो रहा है तो कैसा होगा? विशेष। तो विशेष अधिवेशन इसलिए बुलाया गया कि कांग्रेस फिर वही स्थिति में न पहुंच जाए, गरम दल और नरम दल जैसी स्थिति आ जाए, फिर बट जाए 2 धाराओं में। तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये नाम भी आप दिमाग में बैठा लेना, इनका नाम आगे आने वाला है, अबुल कलाम। अभी तो यंग है ये, ठीक है, अभी तो यंग लीडर हैं। मौलाना, पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बिल्कुल जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और जो है आपके क्या नाम है साइंटिस्ट थे, कौन? अबुल कलाम आज़ाद जैसे, उनका भी तो नाम अबुल कलाम आज़ाद था, APJ अबुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। तो वैसे ही ये भी एक लीडर थे, ये लीडर थे, वो तो खैर वैज्ञानिक थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, ये इनके नेतृत्व में सितंबर 1923 में दिल्ली में एक विशेष कांग्रेस की अधिवेशन होती। इस अधिवेशन में क्या किया जाता है कि जो अपरिवर्तनवादी थे और परिवर्तनवादी थे, इन दोनों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। और ये मान लिया जाता है, अपरिवर्तनवादी जो नहीं चाहते थे कि जो है चुनाव में भाग लें हम लोग, मतलब हमारे कांग्रेस के लोग चुनाव में लड़ें, तो उन लोगों ने कहा ठीक है भैया लड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन फूट ना रहे। तो यहाँ पर ये अधिवेशन इसीलिए किया गया। ये अधिवेशन किस लिए किया गया? परिवर्तनवादियों को अपरिवर्तनवादियों से उनके मनमुटाव को, उनके जो मनमुटाव था उसको खत्म करने के लिए। तो ये होता है अधिवेशन कब? दिल्ली का विशेष अधिवेशन होता है। तो दिल्ली के विशेष अधिवेशन के बाद में जो है यहाँ पर फिर उसके बाद में नवंबर 1923 में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। नवंबर 1923 में चुनाव होते हैं किसके? असेंबली के, दोनों असेंबली के, प्रांतों के भी और सेंट्रल असेंबली, केंद्र के भी और प्रांतों के, दोनों चुनाव होते हैं। अब चुनाव में जो है ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, कांग्रेस भी सपोर्ट करती है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर विशेष अधिवेशन करके समर्थन किया था किसका? चुनाव का, कि चलो ठीक है तुम लोग लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बिपिन चंद्र पाल और ये सब चुनाव लड़ते हैं, ठीक। तो चुनाव होता है, उस चुनाव की जो सिनेरियो बनती है उसमें जो है जो आपका बंगाल था, बंगाल वाले क्षेत्र में इनको बहुमत मिलता है, ठीक है। बंगाल इस तरीके से यहाँ मानचित्र से समझते चलते हैं। ये मध्य प्रांत था, ये क्या था? मध्य प्रांत, अर्थात जिसको आज MP हम कहते हैं वो क्या था? मध्य प्रांत था। ये क्या था? मध्य प्रांत, मिडिल प्रोविंस जिसको आज हम MP कहते हैं वो क्या था? मध्य प्रांत था। तो मध्य प्रांत में तो पूर्ण बहुमत मिलता है इस चुनाव में। मध्य प्रांत में क्या मिलता है? पूर्ण बहुमत। ये राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रांतों की बात कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत मिलता है। बंगाल में इनको जो है अच्छी खासी विजय मिलती है, बंगाल में इनको अच्छी खासी विजय मिलती है, ठीक। किसको? स्वराज दल को। किसको? स्वराज। भाई स्वराज दल के साथ साथ में और भी पार्टियां तो हैं, लीग भी तो चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ेगी। और अंग्रेजों ने एक बीज बो दिया था सांप्रदायिक निर्वाचन का, सांप्रदायिक निर्वाचन का बीज बो दिया था ना, कि जो है सिख, पंजाब में सिख ही चुनाव लड़ पाएंगे और सिख के लोग ही खड़े होंगे, मद्रास में गैर ब्राह्मण चुनाव लड़ेंगे, ये किया था ना, सांप्रदायिक सीटें बढ़ाई थी। तो वो भी तो लड़ रहे हैं, तो वो सब लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्वराज पार्टी का। तो स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत कहाँ मिला? जो है मध्य प्रांत में। बंगाल में भी अच्छा खासा बहुमत मिला। और CR दास बंगाल की जो विधानसभा थी वहाँ पर जो है मतलब अपने स्वराज पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो CR दास यहाँ पर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक, बंगाल में। और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया,
उत्तर प्रदेश और ये क्षेत्र में जो है अपना इन्होंने एक बढ़त बना रखी थी। उत्तर प्रदेश वाले प्रोविंस जिसको अवध प्रोविंस कहा जाता है, यहाँ पर बढ़त बना रखी थी। लेकिन जो आपका मुंबई और उत्तर प्रदेश ये दोनों ऐसे थे जहाँ पर बढ़त बनाई थी। लेकिन जो मद्रास था और जो पंजाब था ये दोनों सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र थे। पंजाब में किसको दिया गया था सीट? सिखों को। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिकता के आधार पे सीटों का विस्तार किया गया था ना, क्षेत्र का विस्तार किया गया था। पहले मुसलमानों को दिया गया था, मार्ले मिंटो सुधार में बताया था 1909 वाले अधिनियम में मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत सबसे पहले सीट उनका रिजर्व किया गया। ठीक, ये क्या था? सीटों का आरक्षण। इसके बाद में 1919 में किसको? पंजाब के सिखों को। ठीक, और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को, मद्रास में गैर ब्राह्मण। तो जब यहाँ पर गैर ब्राह्मण लड़ रहे हैं और गैर ब्राह्मण ही उनको क्या देंगे? वोट देंगे, तो यहाँ हार जाती है पार्टी और पंजाब में हार जाती है पार्टी। ये तो राज्यों की बात हुई। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि जब चुनाव हुआ था 1923 का, नवंबर 1923 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो किस प्रांत में पूर्ण बहुमत उसको मिला था? मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था और बंगाल वाले प्रांत में भी बहुमत अच्छा खासा था और उत्तर प्रदेश प्रांत और बम्बई प्रांत में भी जो है ठीक ठाक इनका बहुमत था। लेकिन जो बंगाल वो पंजाब प्रांत था और जो मद्रास प्रांत था, यहाँ पर इनको कोई मतलब अच्छी खासी सीटें नहीं मिली थी। कारण क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था होना, सांप्रदायिक सीटें होना। क्योंकि यहाँ पर जो सिख लोग लड़ सकते थे और सिख लोग ही वोट दे सकते थे, यहाँ पर गैर ब्राह्मण लड़ सकते थे, गैर ब्राह्मण ही वोट दे सकते थे। और कांग्रेस में अब तक जो है ज़्यादातर जो भी एलाइट वर्ग के लोगों को ही स्थान मिलता था, खास करके ब्राह्मणों को, तो इसलिए यहाँ से भी दिक्कत हुई इनको। तो इस तरीके से ये जो है नवंबर 1923 के चुनाव की बात हो गई और ये कौन सी? प्रोविंशियल प्रांतों की बात हो गई। और जो केंद्रीय इलेक्शन हुए थे उसमें लोकसभा जिस तरीके से आज है, उस समय निम्न सदन उसको तब भी कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस निम्न सदन था और निम्न सदन में 101 सीटें थी और 101 सीटों में से 42 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि स्वराज पार्टी को जो निम्न सदन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें कितनी सीटें जीती थी? 42 सीटें। 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो ये तो चुनाव की बात हो गई। ये चुनाव जो है सपोर्ट किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने गया के विशेष दिल्ली के विशेष अधिवेशन में सपोर्ट किया। गया वाले अधिवेशन में तो दो दल में मतलब बंटने का पूरा नौबत आ गया था और जो है इलाहाबाद में तो स्वराज पार्टी ही स्थापित हो गई और दिल्ली वाले विशेष अधिवेशन में जो है देखा कि ज़्यादा चौड़ी खाई न पट जाए, खिंच जाए दोनों के बीच में, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है सपोर्ट करना शुरू किया कांग्रेस ने। तो ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन में ये सिनेरियो। तो ये आपको याद क्या रखना है, 101 में से 42 सीटें जीती। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षाओं में। हाँ, किसमें? निम्न सदन। और सेंट्रल असेंबली में, किसमें? केंद्रीय व्यवस्थापिका में, सेंट्रल असेंबली में 101 में से 42 सीटें दी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है बंगाल में तो अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और सेंट्रल असेंबली में जो है जो मतलब पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। और इनकी सबसे बड़ी जीत क्या हुई कि 1925 में इन्होंने विट्ठल भाई पटेल, मैंने पढ़ाया था, एक नाम बहुत अच्छे जाने माने क्या थे? वकील थे, जो सरदार पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके थोड़ा से एक आध साल बड़े थे, उनसे भाई थे, बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल भी परिवर्तनवादियों में आते थे। इनको इन्होंने क्या बनवा दिया, वहाँ का जो निम्न सदन था उसका स्पीकर बना दिया, अध्यक्ष बनवा दिया। ये बहुत बड़ी जीत थी परिवर्तनवादियों की, ये सबसे बड़ी जीत थी। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ आता है, ये प्रश्न कई बार आया है कि 1925 में सेंट्रल असेंबली में स्पीकर, जो आज के समय में लोकसभा स्पीकर जिसको बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, अभी पढ़ाएंगे संविधान तो उसमें बताएंगे। लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। उसका काम क्या होता है? जो भी बातें कहनी है किसी पक्ष को या विपक्ष को, तो वो उनको जो है बाकायदा नंबर जारी करता है। ठीक है, कैसे प्रश्न होंगे, तारांकित अतारांकित, ये सब हम लोग संविधान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर ये काम होता है। तो वही काम क्या था यहाँ पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विट्ठल भाई पटेल का था। तो अंग्रेजों के समय में 1925 में सबसे पहला जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, निम्न सदन का स्पीकर बनता है, अध्यक्ष बनता है, कौन बनते हैं? विट्ठल भाई पटेल बनते हैं 1925। तो ये सबसे बड़ी जीत थी किसकी? स्वराजवादियों की।
स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी कि इन्होंने वहां पर जो है अपने बहुमत के बल पर, भाई 42 लोग थे इनके पार्टी के लोग, 101 में से 42 लोग थे, तो अच्छा खासा बहुमत था। तो इन लोगों ने अपने आदमी को क्या बनवा दिया, एक तरीके से कह दो लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। हालांकि तब लोकसभा नहीं नाम था उसका, वो निम्न सदन था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानी जाती थी। तो एक तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। तो स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष था अंग्रेजों के समय में 1925 वाले समय में, तो कौन था, विट्ठल भाई पटेल थे। तो ये इनकी सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद में क्या होता है कि गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी तो आ गए हुए थे, कब आ गए थे, 5 फरवरी 1924 को आ गए थे। इन्होंने देखा कि जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गई है, और हालांकि गया वो दिल्ली वाले अधिवेशन में कोशिश किया था एकजुट करने का, लेकिन गांधी जी कहें चलो ठीक है और एक बार हम लोग मीटिंग करते हैं। गांधी जी कहें एक बार और हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो उधर से दास आते हैं, कौन आते हैं, सीआर दास आते हैं, और इधर से गांधी जी आते हैं। तो ये होता है आपका नवंबर 1924 की घटना है। कब की घटना है, नवंबर 1924 की घटना है। नवंबर 1924 में गांधी जी मिलते हैं सीआर दास से। किससे मिलते हैं, सीआर दास से। गांधी जी एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं सीआर दास, और इनके साथ होते हैं महासचिव मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू। अब ये लोग एक वक्तव्य जारी करते हैं। ये लोग क्या जारी करते हैं, एक वक्तव्य जारी करते हैं कि हम लोग चलो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम लोग चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी जैसे बड़े लीडर कांग्रेस के, इन्होंने सपोर्ट कर दिया। दिल्ली वाले अधिवेशन में तो सपोर्ट किया ही गया था, अब गांधी जी ने कर दिया। तो नवंबर 1924 के इस वक्तव्य को कहा जाता है गांधी दास पैक्ट। इसको क्या कहा जाता है, गांधी दास पैक्ट। तो यहां से प्रश्न आता है, गांधी दास समझौता या गांधी दास पैक्ट क्या था। तो गांधी दास पैक्ट यही था कि गांधी और जो है सीआर दास, इन दोनों ने मिल करके जो है एक समझौता किया था, जिसको क्या कहा गया, गांधी दास पैक्ट। तो गांधी दास पैक्ट ये नवंबर 1924 में होता है। कब होता है, नवंबर 1924 में। और इसमें गांधी जी ने ये बात तो कह दी कि ठीक है हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुम लोग चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़ो। इसके साथ में हम क्या करेंगे, गांधी जी ने कहा हम जो है अब चूंकि असहयोग आंदोलन हमने बंद कर दिया है, तो अब हम करेंगे जो है खादी का प्रचार, लेकर भरेंगे बोरिया में कपड़ा खादी का और चलेंगे बेचने नहीं, मतलब प्रचार प्रसार करेंगे। कहेंगे कि जो है सब लोग घर घर क्या बनाओ, चरखा चलाओ, सूत काटो, और जो है मतलब अपना खुद का कपड़ा तैयार करो, और जुलाहे लोग उससे जो है कपड़ा सिलेंगे, तैयार करेंगे। तो इन्होंने खादी का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत भ्रमण करना शुरू कर दिया। तो ये काम गांधी जी का हो गया। और स्वराजवादियों का काम क्या हो गया, इलेक्शन लड़ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ये इसको कहा गया गांधी दास पैक्ट, जो 1924 की घटना है। हालांकि मतलब आपका महीना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो तारीख वो संत याद होना चाहिए। नवंबर 1924 का है, तो इसको गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ अब चूंकि कोई भी बात, कोई भी समझौता जब होता था, जब तक उस पर कांग्रेस की बैठक में उसको अप्रूवल नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो पूरी तरीके से माना नहीं जाता था। तो दिसंबर 1924 में एक सम्मेलन होता है बेलगांव में। कहाँ होता है, कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है कर्नाटक के बेलगांव में। कहाँ होता है, बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में। कहाँ होता है, बेलगांव। ये गांव नहीं है, गांव में जो है सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये एक नाम है कर्नाटक में जिसका नाम क्या है, बेलगांव। तो इस बेलगांव में सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता स्वयं कौन कर रहे थे, गांधी जी कर रहे थे, स्वयं गांधी जी। दिसंबर 1924 की घटना है, दिसंबर 1924 की घटना है, और गांधी जी इस सम्मेलन की जो है अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस बेलगांव के सम्मेलन में गांधीदास पैक्ट को कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, मोहर लगा करके अप्रूव कर दिया कि चलो ठीक है, जो परिवर्तनवादी हैं वो क्या करेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये घटना हो गई अपना क्या जो है दास पैक्ट की और बेलगांव सम्मेलन की। ठीक, और उसके बाद में 1925 आते आते जो है दास जो है एक्सपायर हो जाते हैं। दास क्या हो जाते हैं, एक्सपायर। 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, सीआर दास की मृत्यु कब हुई थी, 1925 में। अब जब सीआर दास मर गए, पार्टी का नेता ही मर गया, अध्यक्ष ही मर गया, तो पार्टी फिर टूटनी है, खत्म होनी है। तो धीरे धीरे करके पार्टी खत्म हो जाती। 1926 में पुनः चुनाव होते हैं। कब होते हैं चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली के उपरांतों के चुनाव फिर से होते हैं। कब, 1926 में। तो 1926 वाले जो चुनाव होता है, इस चुनाव में इस पार्टी को कोई खास जो है सीटें नहीं मिलती हैं। कारण क्या था, कांग्रेस भी अनमने ढंग से सपोर्ट कर रही थी, और सीआर दास जो मुख्य लीडर थे, जो लड़ रहे थे, वो भी एक्सपायर हो चुके थे। और इधर
1924 में खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया था। खिलाफत आंदोलन का काम क्या था? ये धार्मिक आंदोलन था। मुसलमान सब लगे हुए थे धार्मिक आंदोलन में, उनका यहाँ पे चुनाव में कोई मतलब नहीं था। तो जब खिलाफत आंदोलन खत्म तो लीग फिर से पार्टी बन करके उभर करके आ गई सामने, और लीग भी उतर गई पार्टी में लड़ने के लिए। और लीग को जो है 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में सीटें जो है रिजर्व करके दी गई थी। तो अब लीग भी बढ़ चढ़ करके जो है चुनाव में भाग ले रही है। तो कई जगहों पे लीग जीती। तो इस तरीके से 1926 के चुनाव में इनको कोई खास उपलब्धि नहीं मिली। किसको? स्वराज पार्टी को। और इसके बाद में कांग्रेस ने अपना एक लाहौर अधिवेशन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लाहौर का क्या होता है? अधिवेशन होता है। ठीक, लाहौर में 31 दिसंबर की तारीख होती है। कौन सी तारीख? 31 दिसंबर 1929। ये बहुत ही जो है इतिहास की परिवर्तनकारी तारीख है। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन होता है। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट के किनारे लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू यंग लीडर थे, जो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब कहा कि अब कुछ नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ, जो है हम लोग जो इसकी बात करते थे, डोमिनियन की बात करते थे, अर्थात मतलब अंग्रेज यहाँ रहे हम लोग भी शासन करें, तो अब इससे काम नहीं चलेगा। अब काम कैसे चलेगा? अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत से भगाना है, यानी पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पारित हो जाता है और 1930 से स्वराजवादी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। स्वराज पार्टी जो थी वो क्या हो गई? 1930 से खत्म, उसका अस्तित्व क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि उसकी बात अब कौन करने लगी? कांग्रेस ही करने लगी कि हमको स्वराज चाहिए। और स्वराज कैसे आएगा? जब हम अंदर घुसेंगे, राज करने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लाहौर के अधिवेशन ने जो है मतलब स्वराज पार्टी को पूरी तरीके से खत्म। भाई 31 दिसंबर के बाद 1930 ही तो लागू होगा, तो 1930 में क्या हो गया? स्वराज पार्टी खत्म हो गई। तो इस तरीके से स्वराज पार्टी की क्या थी? पूरी घटना थी। तो स्वराज पार्टी में एक बार फिर से जो है इसको रिवाइज करते हैं, पूरा एक सिनेरियो दिमाग में बैठाओ। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ होता है? इलाहाबाद में। कब होता है? मार्च 1923, अभी भूल गए। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है इलाहाबाद में। और कौन गठन करता है? सीआर दास। और सीआर दास क्या कहलाते हैं? परिवर्तनवादी या अपरिवर्तनवादी? परिवर्तनवादी कहलाते हैं। और इस पार्टी का जो अध्यक्ष था कौन था? सीआर दास। और महासचिव मोतीलाल नेहरू। और चुनाव कब होते हैं? असेंबली के और प्रांतों के चुनाव कब होते हैं? नवंबर 1923 में। तो नवंबर 1923 में जो सेंट्रल असेंबली का चुनाव होता है, उसमें कितनी सीटें जीत कर आती हैं? 42 सीटें। 101 में से 42 सीटें जीत कर आती है कौन? स्वराज पार्टी। ठीक। और विट्ठल भाई पटेल को कब बनाते हैं लोकसभा का अध्यक्ष? 1925 में। लोकसभा कह तो रहा हूँ, लेकिन वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो निम्न सदन था, उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जो है विट्ठल भाई पटेल, जो एक जाने माने वकील थे उस समय के। ठीक। तो विट्ठल भाई पटेल पहले, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि वो पहले भारतीय जो अंग्रेजों के समय के निम्न सदन के लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले थे, कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक। तो और सीआर दास की मृत्यु कब होती है? 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो स्वराज पार्टी है कब खत्म हो जाती है? 1930 में। तो इस तरीके से स्वराज पार्टी खत्म हो गई। और इसके अलावा इसके साथ साथ में इधर अब चलेगा, क्योंकि भारत में जो है कुछ और भी जो है क्रांतिकारी लोग थे। तो इसी समय 1924 से ही भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। हमने बताया था, पहला चरण पढ़ा दिया था, क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण पढ़ा दिया था। तो दूसरा चरण शुरू होगा कब से? 1924 से। क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि लोग बेरोजगार बैठे हैं। गांधी जी ने अपना जो रोजगार था बंद कर दिया। कौन सा रोजगार था? लोगों को आंदोलन करने का, यही तो रोजगार था। भाई हमारा रोजगार क्या था अंग्रेजों के समय में? कि उनके खिलाफ लड़ना, और लड़ रहे थे असहयोग आंदोलन के सहयोग से। और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गांधी जी ने? बंद कर दिया। और नवयुवक जो था बिल्कुल यंग खून था, तो उसके अंदर खून में उबाल था, तो फिर वो कुछ ना कुछ करेगा, फिर बात करेगा पिस्तौल और गोली की। गांधी जी तो चले गए, गांधी जी मतलब एक तरफ चले गए अपना बंद करके, वो कह रहे हैं हम तो अब खादी बेचेंगे, जाओ बेचो खादी, तो हम क्या करेंगे? अब पिस्तौल की बात करेंगे। तो 1924 से शुरू होता है क्रांतिकारियों का भी एक आंदोलन, पैरेलल चलेगा। तो क्रांतिकारी भी चलते हैं कब? 1924 से, और इनका चरण चलता है 1946 तक। तो ये कहलाता है द्वितीय क्रांतिकारी चरण। पहला क्रांतिकारी चरण तो हमने पढ़ लिया, जो कहाँ पढ़े थे?
बंगाल में पढ़े, पंजाब में पढ़े और महाराष्ट्र में पढ़े। महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। अब जो दूसरा क्रांतिकारी चरण चलेगा, इसमें आपके चहेते लोग आएंगे, जैसे सरदार भगत सिंह आएंगे, और इसी में आएंगे आज़ाद आएंगे, इसी में आएंगे जो है सूर्यसेन आएंगे चटगांव के। तो इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, राजेंद्र लाहिड़ी, मतलब मेरा नाम फिर राजेंद्र लाहिड़ी भी इसी में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बारे में अशफाक उल्लाह आएंगे, ऐसे लोगों की चर्चा हम लोग करेंगे द्वितीय जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो कल हम लोग इसको पकड़ेंगे और समानांतर चलते चलेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां थोड़ी बहुत जो है कर लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में चलेगा। अब इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा, उसके बीच की जो घटनाएं हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, जैसे बीच में दांडी मार्च से पहले भी जो है कई घटनाएं होती हैं, तो वो सब हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्रांतिकारी चरण को प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि साथ साथ में चलती हैं घटनाएं, तो इनको साथ साथ में चलाते चलेंगे, ठीक।